हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे द्वारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित एक वीडियो या दो वीडियो रोज अपलोड की जाती हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को ध्यान से देख रहे होंगे और अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद परमाणु संरचना से संबंधित कुछ सवाल जो आपके मन में आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हमने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें द्वितीय प्रकृति, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर और एक आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया कि जो कण होते हैं अति सूक्ष्म, वो अति सूक्ष्म कण किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। उन्हीं बातों को आगे ले जाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है क्वांटम नंबर, द क्वांटम नंबर और हिंदी में क्वांटम संख्याएं। तो चलिए एक बार इस हेडिंग को यहां पे लिख लेते हैं। क्वांटम नंबर्स, और अगर हम हिंदी में लिखना चाहें क्वांटम संख्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी सी वीडियो संभव है कि आज हमारी थोड़ी बड़ी हो सकती है बाकी वीडियो की अपेक्षा, लेकिन ये क्वांटम संख्याएं समझना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमाणु संरचना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इस हेडिंग से जुड़ी हुई है वो आपको सीखनी बहुत आवश्यक है। जैसे कि नाभिक के चारों ओर जो गोल कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं होती क्या हैं, कक्षाओं के अंदर उपकोष क्या होते हैं, उपकोषों के अंदर कक्षक क्या होते हैं, कक्षा की आकृति क्या होती है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल जो बच्चों के मन में उठते रहते हैं, वो सारे सवाल इन क्वांटम नंबर्स के द्वारा हम लोग अलग कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने कल दो तरह की वीडियो बनाई थी, जिसमें आप लोगों को बताया था डुअल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, जिसमें बताया था कि जो कण हैं, जो अति सूक्ष्म कण हैं, वो तरंग के समान और कण के समान व्यवहार करते हैं। एक नियम पढ़ाया था मैंने कल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें बताया कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ ठीक ठीक ज्ञात करना संभव नहीं है, एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। तो तरंग की प्रकृति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर गोल कक्षाएं नहीं होती, बल्कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अलग अलग विन्यास के, अलग अलग दिशा आकृति के और अलग अलग ऊर्जाओं के विन्यास उपस्थित होते हैं या त्रिविम क्षेत्र उपस्थित होते हैं। उन त्रिविम क्षेत्रों को एक नाम से पुकारा जाता है और वो नाम क्या है? वो त्रिविम क्षेत्र में जो नाम है वो है कक्षक। इसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अलग अलग विन्यास के, अलग अलग दिशा आकृति के और अलग अलग ऊर्जाओं के त्रिविम क्षेत्र पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ एक बार कक्षक के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर्स को इसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और यहाँ कक्षक को मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा कि कक्षक होते क्या हैं। समझिएगा, कक्षक किसे कहते हैं कि नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र, थोड़ा सा और सरल बनाने की कोशिश करता हूं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं कक्षक। दोबारा सुनिएगा
कि नाभिक के चारों ओर, अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं। अब कक्षक के विषय में कुछ आप लोगों को जानकारी दी है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्याएं, कि भाई क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। क्वांटम संख्या को समझाने के लिए मुझे एक उदाहरण देना पड़ेगा कि यदि आपको दिल्ली जाना हो, गाजियाबाद से दिल्ली जाना हो, तो दिल्ली जाने के लिए किसी व्यक्ति से मिलना है आपको, तो उस व्यक्ति से मिलने के लिए सर्वप्रथम शहर का नाम तो आपको पता लग ही गया कि दिल्ली में जाना है। फिर उस विशेष जगह का नाम पता होना चाहिए कि दिल्ली में जाना कहाँ है, कौन से सेक्टर में जाना है, कौन से विहार में जाना है, या कहीं विशेष इंडस्ट्रियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया, तो वो एरिया का नाम पता लग गया। उसके बाद आपको यदि आप किसी से घर मिलने जा रहे हैं तो उसके सेक्टर का पता होना चाहिए, हो सकता है उसके वार्ड का पता होना चाहिए कि इसका जो घर है वो कौन से वार्ड नंबर में है। वार्ड नंबर में एंट्री करेंगे तो फिर आपको उसके घर का नंबर पता होना चाहिए कि इसका हाउस नंबर क्या है। उसके घर का नंबर अगर पता होगा, और इवन उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, जिस के पास आप दिल्ली तक गए हैं। तो किसी भी व्यक्ति के पास जाने के लिए, अनजान व्यक्ति के घर जाने के लिए आपको इन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। और इसी प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कितनी कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं कितनी हैं, कितने उपकोष हैं, इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एक प्रकार की संख्याओं का उपयोग करते हैं। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जानकारी, परमाणु की जानकारी या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्वांटम संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो क्वांटम संख्या को हमने प्राप्त कैसे किया था, तो केमिस्ट्री में एक समीकरण है श्रोडिंगर्स तरंग समीकरण, श्रोडिंगर समीकरण कह देते हैं डायरेक्ट इसको। तो जब श्रोडिंगर समीकरण को हल करते हैं तो श्रोडिंगर समीकरण को हल करते वक्त हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग क्वांटम संख्या कह सकते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याओं को हम कहां से प्राप्त करते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करके प्राप्त करते हैं। इतना आप लोगों को ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं आसानी से। एक बार इसे हम लोग मिटा देते हैं तब तक। अब क्वांटम संख्याओं के बारे में संभव है कि आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। अगर हम क्वांटम संख्याओं के प्रकार के बारे में बात करें कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। ये समझिएगा कौन कौन सी होती है। मुख्य, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा यहां पे, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां शॉर्टकट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी जो क्वांटम संख्या है वो है द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहां दूसरी जो क्वांटम संख्या है उसे हम लोग कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर दूसरी है। तीसरी जो क्वांटम संख्या है, तीसरी क्वांटम संख्या है
तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबक को तो आप लोग जानते ही हैं, मैग्नेट कहते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। समझिएगा, थोड़ा सा साथ साथ नोट करते रहिएगा। चौथी जो हेडिंग है वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग कह सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। क्वांटम संख्याओं के बारे में एक बार फिर से रिपीट कराऊं कि वे संख्या जो हमें इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और कक्षाओं की जानकारी देती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। छोटी सी परिभाषा एक लाइन में, ये 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, और इन्हें नोट करके हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब क्वांटम संख्या के बारे में और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्वांटम संख्या थी हमारी, वो कौन सी क्वांटम संख्या थी? मुख्य, पूरा ही लिख लेते हैं इस बार, मुख्य क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसे फाइंड आउट किया गया था या प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? ये एक साइंटिस्ट थे, इसके विषय में मैंने पहले भी आपको बताया है। बोर नामक साइंटिस्ट थे, कहीं कहीं पे ये बोहर भी लिखा रहता है, क्योंकि इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? बोहर। नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने मुख्य क्वांटम संख्या को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणु में एक नाभिक होता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। नाभिक से सबसे बाहरी कक्षा जो होती है, सबसे बाहर की जो कक्षा होती है, सबसे बाहरी कक्षा की जो दूरी है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है। ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, या हम इन्हें डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? कक्षा के बारे में भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। या फिर हम लोग बात कर सकते हैं त्रिज्या के बारे में कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या कितनी है। और एक शब्द और जोड़ सकते हैं कि भाई हम परमाणु में उपस्थित मुख्य जो ऊर्जा स्तर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? जब हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या का उपयोग कर रहे होते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बात की जाए तो यहां लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एक वर्ड है, रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड एक शब्द है, और वो कौन सा है? पहले तो मैं यहाँ कैपिटल लेटर लिख देता हूँ, एन से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको आप स्मॉल लेटर में शो करेंगे हमेशा। तो रिप्रेजेंटेड बाय एक शब्द है, वर्ड है, कौन सा है? एन। तो मुख्य क्वांटम संख्या को आप किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो इसके वैल्यू है, जो इसका मान है, जो मुख्य क्वांटम संख्या का अगर मान आप लोग निकालेंगे तो आपको जो है 0 को छोड़ देना है, 0 को छोड़कर 1 2 3 4, 1 2 3 4 कोई भी कंप्लीट नंबर, कंप्लीट मतलब पूर्णांक, पूर्ण नंबर, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। जैसे 3.4 नहीं होना चाहिए, 4.5 कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, दशमलव में नंबर नहीं होने चाहिए। एन का मतलब है, हम लोग कहते हैं कि परमाणु में चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
तो n का मान क्या होगा, n का मान होगा 4। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो n का मान क्या होगा, 2 होगा। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन 3.5 कक्षा में घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो 1, 2, 3, 4 कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ शो करना चाहें तो n बराबर 1 लिख सकते हैं, n बराबर यहाँ 2 लिख सकते हैं, n बराबर यहाँ 3 लिख सकते हैं और n बराबर यहाँ 4 लिख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं का जब अध्ययन किया गया, वैसे तो शून्य को छोड़कर 1 से लेके अनंत तक जहां तक भी कक्षाएं हैं वहां तक कंप्लीट नंबर की बात होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि n की वैल्यू अधिकतम जो है कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। वो अध्ययन के रूप में है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इस विषय में बाद में बात करेंगे, पर आप समझिए कि इसकी वैल्यू अधिकतम कहां तक जा सकती है, 7 तक जा सकती है। तो n बराबर 1 और इन कक्षाओं को जो है कुछ अल्फाबेटिकल वर्ड के द्वारा भी दर्शाया जाता है। वो अल्फाबेटिकली वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, K है, L है, M है, N है। इसके अलावा अगर आगे की तरफ बढ़ता है तो KLMNO भी आ सकता है, P भी आ सकता है। कुछ इस तरीके से हम शब्दों को जो है दर्शा सकते हैं। एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं सभी को बच्चे। अच्छा, एक और जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि हम जब मुख्य क्वांटम संख्या को ज्ञात करते हैं तो वहां पे जो है जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, समझिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नहीं होना चाहिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र एब्सेंट होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित। मुख्य क्वांटम संख्या का जो पता लगाया जाता है या जो इसका हल निकाला जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में लगाया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हम लोग n की बात कर रहे हैं कि भाई अगर पहली कक्षा की बात कर रहे हैं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, दूसरी कक्षा में बात कर रहे हैं कि भाई दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो लगा कहाँ रहे हैं और कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, इस विषय में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। इस बात को समझिएगा थोड़ा आप कि मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं उन कक्षाओं में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। जैसे तो मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसके बराबर होती है, 2n स्क्वायर के बराबर होती है, 2n स्क्वायर के बराबर होती है। जहां n बराबर क्या है, n बराबर है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। n बराबर है कक्षा की संख्या। या थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि जैसे कहीं नाभिक बना हुआ है, नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं शो हैं, ध्यान दीजिएगा, नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 1, यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 2, यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 3 और यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 4। और इसको हम लोग K, L, M और N से प्रदर्शित कर सकते हैं। थोड़ा बारीकी वाला वर्ड है। तो हम लोग ये पता करना चाह रहे हैं कि भाई ये तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस विषय में पता होना चाहिए। तो मुख्य क्वांटम संख्या में ये बताया गया, इवन बोर के द्वारा बताया गया था कि भाई कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जानकारी हम लोग 2n स्क्वायर से पता कर सकते हैं। जैसे सपोज करें पहली कक्षा की बात करते हैं तो पहली कक्षा में हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणा 1 और 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। पहली कक्षा की बात कर रहे हैं इसलिए n बराबर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अगर दूसरी कक्षा की बात करें तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 दूनी 8, कुछ इस तरीके से आ गया। फिर अगर तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता करना है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9 और यहाँ 9 की गुणा 2 में होगी तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरीके से 4, ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, चूंकि हम लोग पता करना चाह रहे हैं चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 चौक 16 और दूनी 16 दूनी 32। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन्हें मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये याद रखने योग्य बातें हैं।
इसके बाद कुछ एक वीडियो बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर, तो उसमें आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस संबंध में कुछ बात है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो सेकंड वाली हमारी द्विगंशीय जो सेकंड क्वांटम संख्या थी, उसका नाम मैंने आपको बताया था, आपने अपनी कॉपी में भी लिख लिया होगा, जो मैंने चारों प्रकार लिखवाए थे। तो दूसरी जो क्वांटम संख्या है, इसे कहते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। यहाँ एक इंग्लिश वाला वर्ड जो है, इसका बताना बहुत आवश्यक है कि हम लोग इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे एजीमुथल, ध्यान रखिएगा, एजीमुथल, इसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। दरअसल कारण क्या है कि कभी कभी एग्जाम में जो पेपर आते हैं, एग्जाम में जो है हिंदी के शब्द में द्विगंशीय को कभी कभी हिंदी में एजीमुथल लिख के दे देते हैं कि इसे एजीमुथल क्वांटम संख्या क्यों कहते हैं, या फिर एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या है। तो बच्चे याद करके जाते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या को, इसको याद करके नहीं जा रहे हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें। अच्छा, इनके कुछ और भी नाम हैं जो इनको हम लोग क्योंकि वो प्रिंसिपल थी या प्राइमरी क्वांटम नंबर था, मुख्य क्वांटम संख्या जो थी, इसको हम लोग सेकेंडरी क्वांटम संख्या भी कह सकते हैं, और कहीं कहीं पे इसको हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। काफी सारे नाम हो गए हैं इसके। तो अगर पेपर में इनमें से कोई सा भी नाम आता है इंग्लिश के, तो ये तो इंग्लिश के शब्द हैं। सेकेंडरी को हम लोग यहाँ द्वितीयक क्वांटम संख्या कहेंगे, और सब्सिडरी है ऐसी एजीमुथल है इंग्लिश का वर्ड। तो 3 वर्ड तो इंग्लिश के हो गए, लेकिन कभी कभी हिंदी में जो है द्विगंशीय ना आके द्वितीयक क्वांटम संख्या आ जाता है, या सीधा सीधा क्या लिखा आ सकता है, एजीमुथल क्वांटम संख्या लिख के आ सकता है। तो उससे आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज थी, जैसे हमने आपको बताया था कि भाई मुख्य क्वांटम संख्या को एक वर्ड से दर्शाते हैं, और वो था हमारा क्या वर्ड था, एन था। वो दूसरा वर्ड कौन सा था, एन था। लेकिन ये वाला जो है रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड, कौन सा वर्ड है वो, एल। कौन सा वर्ड है, एल। इसको भी आप लोग स्मॉल लेटर में ही शो करेंगे बुक्स में। आपको कहीं पर भी जो क्वांटम संख्या है, कौन सी द्विगंशीय क्वांटम संख्या है, वो आपको किस शब्द के द्वारा दर्शाई दिखाई देगी, वो हमेशा एल शब्द के द्वारा दर्शाई दिखाई देगी। तो रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड एल। अच्छा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या का कार्य क्या होता है कि परमाणु में ये जो है उपकोष या बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उप ऊर्जा स्तर की जानकारी देती है। ध्यान रखिएगा कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या के द्वारा परमाणु में जो उपकोष होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है, और इन्हें हम लोग एक नाम से और पुकार सकते हैं, उप ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, या उपकक्षा भी कह सकते हैं, उपकक्षा भी कह सकते हैं इन्हें। तो मैंने बताया आपको कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या के द्वारा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को आप एल नामक वर्ड से प्रदर्शित करते हैं, और परमाणु में उपस्थित उपकोष या उप ऊर्जा स्तर या उप कक्षा के द्वारा इनकी जो जानकारी प्राप्त करनी है वो किसके द्वारा प्राप्त होगी, द्विगंशीय क्वांटम संख्या के द्वारा प्राप्त होगी। ये उपकोष क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ थोड़ी देर बाद बताने की कोशिश करूंगा, उपकोष क्या होते हैं, और इनके बाद विषय में तो जानकारी देती है, प्लस इन उपकोषों की जो उपकोष होते हैं, उपकोष, अच्छा इन्हें हम लोग इंग्लिश में सब शेल भी कहते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, सब शेल भी कहते हैं। उपकोष जो होते हैं, उपकोष की जो आकृति है, उपकोष की जो आकृति है वो भी किसके द्वारा पता लगाई जा सकती है, द्विगंशीय क्वांटम संख्या के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो थी उसका प्रतिपादन किसने किया था, उसका प्रतिपादन किया था बोहर नामक वैज्ञानिक ने। ये जो इनका प्रतिपादन किया है, इसका प्रतिपादन किया है
एक साइंटिस्ट थे, उनका परमाणु मॉडल भी आया था, और वो साइंटिस्ट थे सोमरफील्ड। सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने द्विगंशीय क्वांटम संख्या को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। ये भी याद रखने योग्य बातें हैं, इन्हें आप लोग नोट कर सकते हैं एक बार। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इन्हें नोट कर लिया होगा। इसे हम लोग मिटा देते हैं हम। अच्छा, इसको तो आपको पता ही है कि हम लोग किस वर्ड से दर्शाते हैं, एल नामक शब्द से दर्शाते हैं। इससे पहले हमने क्वांटम संख्या कौन सी पढ़ी थी, इससे पहले क्वांटम संख्या पढ़ी थी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे थे, एन से प्रदर्शित कर रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि जो एल के, ध्यान रखिएगा, एल के जो मान होते हैं, एल के जो मान होते हैं वो एन पर निर्भर करते हैं। धीरे धीरे बता रहा हूं इस वर्ड को क्योंकि जरूरी है समझना। एन पर निर्भर होते हैं, एल के जो मान होते हैं वो एन पर निर्भर करते हैं। एल मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या के जो मान है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। ये समझने योग्य बातें हैं कि यदि एल बराबर 0 है तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा। ये समझने योग्य बातें हैं, इनको आप लोग एक बार साथ साथ जो है नोट करते रहें। ये हमारे द्वारा थोड़ा सा गलत लिखा गया है। मैंने आपको बताया था कि जो एल के मान होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, एन पर निर्भर करते हैं। तो पहले एन लेंगे क्योंकि मान सबसे पहले किसके पता है। यदि एन बराबर 1 है, तो एल बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसको आप देखिएगा। और यदि एन बराबर 2 है तो एल बराबर क्या होगा, पहले 0 और फिर 1। एन बराबर अगर 3 है तो एल बराबर क्या होगा, 0, 1 और क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से यदि एन बराबर 4 है तो इसको समझिएगा, तो एल बराबर 0, 1, 2 और कितना आ गया, 3 आ गया। इतनी बात समझिएगा, वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया था। एल के जो मान होते हैं वो एन पर निर्भर करते हैं। तो पहले एन के मान रखे गए फिर एल के मान रखे गए, इस बात को समझिएगा। तो यहां हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई उपकोष कितने कितने हैं। उपकोषों की जो जानकारी है हम लोग एन पर निर्भर होकर एल के मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही छोटी सी बात है कि हम लोग उपकोष जो होते हैं, उपकोषों को भी एक शब्द के द्वारा दर्शाते हैं। वो शब्द हैं हमारे 4, S, P, D और यहाँ F के बारे में बात करते हैं। SPDF 4 प्रकार के उपकोष हैं। उपकोषों को शब्दों के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ S का मतलब जो है वो है शार्प, इस बात को समझिएगा। जहाँ S बराबर क्या है, शार्प है। यहाँ P बराबर क्या है, P बराबर है प्रिंसिपल है। और यहाँ D बराबर क्या है, समझिएगा, D बराबर है डिफ्यूजन। और F बराबर है, लिखने योग्य बातें हैं ये, F बराबर क्या है यहाँ पे, फंडामेंटल। इन 4 चीजों को जो है आप लोग नोट करिएगा। हम लोग इसे मिटा लेते हैं या पूरी कर लेते हैं। तो इन दोनों चीजों में क्या संबंध है कि भाई उपकोष हम किसके द्वारा दर्शा रहे थे, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को, और द्विगंशीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित कर रहे थे एल से। तो एल के कुछ मान आए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि एल बराबर 0 है तो वहां कौन सा उपकोष होगा, वहां उपकोष होगा एस। अगर एल बराबर 1 है तो वहां उपकोष कौन सा होगा, पी होगा। यदि एल बराबर 2 है तो वहां उपकोष कौन सा होगा, डी होगा। और यदि एल बराबर 3 है तो उपकोष कौन सा होगा, एफ होगा। ये समझने योग्य बातें हैं, जानने योग्य बातें हैं। इन सब चीजों को आप लोग एक बार अपनी कॉपी में नोट करते रहें। आगे कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां जो न्यूमेरिकल होंगे वो इनसे बहुत ही ज्यादा संबंधित होंगे। इसको आप लोग नोट करिएगा ध्यान से एक बार। अच्छा, इसके मान को अगर ज्ञात करना है
इसके मान को अगर ज्ञात करना है तो जैसे मैंने इससे पहले वाली क्वांटम नंबर में लिखवाया था कि वहां पे भी चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो एब्सेंट होता है, और यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। अगर आप द्विगुणित क्वांटम संख्या को अगर ज्ञात कर रहे हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ही होगा। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए आप, बाकी सब चीजों को ध्यान से। मिटा देते हैं इसे। तीसरी जो क्वांटम संख्या है, तीसरी क्वांटम संख्या बताने से पहले एक बार मैं उपकोषों की आकृति के बारे में बात कर लेता हूं। क्योंकि द्विगुणित क्वांटम संख्या में हमने बताया था कि वो उपकोषों की आकृति के विषय में भी कुछ जानकारी देते हैं। तो उपकोष मैंने आपको बताए थे 4। तो जो एस उपकोष होता है, बस आप शॉर्टकट समझिएगा। अगर उपकोषों की आकृति के बारे में आपको विशेष रूप से कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, मैं उपकोषों की आकृति के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आप समझिएगा कि जो एस उपकोष होता है उसकी आकृति कैसी मानी जाती है, उसकी आकृति गोल मानी जाती है। जो पी होता है, पी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, डंबल के आकार की बताई जाती है कि भाई पी की आकृति डंबल आकार होती है। इसकी आकृति यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसकी आकृति होती है गोल। इसकी जो पी की आकृति होती है वो डंबलाकार होती है, डंबल के आकार की होती है। और जो डी है, हमारा जो डी उपकोष है, डी उपकोष की जो आकृति होगी वो कैसी होगी, डी उपकोष की आकृति होगी, डी उपकोष की आकृति होगी द्विडंबल। द्विडंबलाकार, सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं इसे, द्विडंबलाकार। ये डंबल आकार की आकृति होगी, उसकी द्विडंबल की आकृति होगी। और जो एफ की आकृति होती है वो जटिल आकृति होती है, उसे बनाना जो है इतना आसान नहीं होता। इसलिए आप लोग ऐसा ही बताएंगे कि अगर उपकोष की आकृति के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, आपके पेपर में आता है या कोई किसी अध्यापक के द्वारा पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि एस उपकोष की जो आकृति होती है वो गोल होती है, पी उपकोष की आकृति कैसी होती है, डंबल के आकार की होती है, डी उपकोष की आकृति होती है वो द्विडंबल आकार की होती है, और जो एफ उपकोष होता है उसकी आकृति जटिल होती है, उसको बनाना संभव नहीं है। इसलिए इसको आप लोग नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मिटा देते हैं इसलिए। अगली जो हेडिंग है हमारी, जो अगली क्वांटम संख्या है, अगली जो क्वांटम संख्या है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसे एक वर्ड से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड, रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड एम। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज पर, नोट कर लीजिए इसको। इसको हम लोग हिंदी के बारे में अगर बात करें तो एक शब्द से और प्रदर्शित करते हैं, अभिविन्यास। अभिविन्यास, अभिविन्यास क्वांटम संख्या। तो अभिविन्यास क्वांटम संख्या को हम लोग यहां पे ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी हम लोग इसे
कहते हैं। इतनी जानकारी है। अच्छा, मैंने जैसा आपको पहले भी डिस्कस किया है कि मुख्य क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किया था बोहर नामक वैज्ञानिक ने। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किसने किया था? द्विगंशीय क्वांटम संख्या का प्रतिपादन किया था समरफील्ड ने। और अब बारी आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादन किया था लैंडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान से इसका नोट कर सकते हैं आप इसे, इतनी सारी जानकारी है। अच्छा, चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा हम परमाणु में किस विषय की जानकारी प्राप्त करते हैं, वो जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के द्वारा हम परमाणु में परमाणु कक्षक, किसके विषय में? परमाणु कक्षक। कक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? मैंने पहले भी बताया है, कक्षक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल, कक्षक। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कक्षक के बारे में कुछ जानकारी दी थी कि वास्तव में कक्षक क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। तो कक्षक में यहां लिख सकते हैं कि कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं? 2 आते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि भाई कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, कक्षक में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके घूमने की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये बात आगे बताएंगे इसी वाली वीडियो में। इतना तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है। इसे मिटा लेते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को मैंने आपको बताया कि एक वर्ड से हम लोग इसे डिनोट करते हैं और वो वर्ड है m। अच्छा, m जो है वो m के जो मान है, m के मान किस पर निर्भर करते हैं? l पर निर्भर करते हैं। l मतलब द्विगंशीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यहां इन्होंने बताया इसकी जो वैल्यू होती है कि इसके मान m के जो मान होते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है -L से कहां तक होती है? +L तक होती है। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2l+1 के हिसाब से भी हम इसको 2l+1 के हिसाब से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वास्तव में इसमें कक्षक कितने हैं। तो अब हम पता करने जा रहे हैं कि कक्षकों की संख्या कैसे पता करते हैं, कैसे जानकारी निकालते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि यदि L बराबर क्या? 0, यदि L बराबर 0 तो M बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहां ध्यान रखिए कक्षक कितनी दिखाई दे रही है आपको? 0 का मतलब यहां पे 0 नहीं है। कक्षक कितनी है? 1 कक्षक है। ध्यान से, 1 कक्षक है। और यदि L बराबर 1 है तो M बराबर क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया -L से लेके +L तक जाना है। तो यहाँ L का मान 1 है, तो इसे पहले माइनस से शुरू करेंगे, फिर 0 आता है और फिर प्लस। इंटीजर तो आपने सीखे ही होंगे, -1 0 +1। तो यहाँ कितनी कक्षक होगी? 1 2 3। यहाँ लिख सकते हैं 3 कक्षक हो गई। यहाँ पे कितनी कक्षक हो गई? 3। यदि L बराबर 2 है तो हम इसको और आगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? M बराबर, तो इसको माइनस से शुरू करना है, माइनस से लेकर प्लस तक ले जाना है। -2 है, -1 है, 0 है, +1 है और उसके बाद क्या है? +2 है, +2 है। तो कितनी कक्षक हो गई यहाँ पे? यहाँ पे कितनी कक्षक हो गई है? 1 2 3 4 5। यहाँ कितनी कक्षक हो गई है? 5 कक्षक हो गई है। थोड़ा ध्यान देंगे, 5 कक्षक हो गई है। और इसी तरीके से यदि L बराबर 3 है, यदि L बराबर 3 है तो M बराबर क्या होगा? -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 +1 +2 और यहाँ +3। कितनी कक्षक हो गई यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कक्षक हो गई है? 7 कक्षक हो गई है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 कक्षक हो गई है। बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा। मैंने इससे पहले जो हेडिंग कराई थी उसमें बताया था कि यदि L बराबर 0 है तो कौन सा उपकोष होता है? 1 होता है। और यदि L बराबर 1 है तो कौन सा उपकोष होगा? P उपकोष होगा। L बराबर 2 है तो कौन सा उपकोष होगा? D उपकोष होगा। L बराबर 3 है तो कौन सा उपकोष होगा?
F उपकोष होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि S उपकोष में कितने कक्षक आ रहे हैं, F उपकोष के सामने कितने कक्षक आ रहे हैं, एक कक्षक आ रहा है। F उपकोष के सामने कितने कक्षक आ रहे हैं, एक कक्षक आ रहा है। और अभी इसी हेडिंग में बताया था कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां कक्षक 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2। ध्यान से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहां कितनी कक्षक है, 3 कक्षक है। वो किसके सामने आ रही है, P के सामने। एक कक्षक में 2 आ सकते हैं तो 3 में कितने आएंगे, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ध्यान से देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरीके से यहाँ 5 कक्षक है, किसके सामने आ रहा है, D के सामने। एक कक्षक में 2 आते हैं, 5 में कितने आएंगे, 10 आएंगे। बहुत बढ़िया, 10 कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यहाँ F के सामने कितने कक्षक आ रहे हैं, 7 कक्षक आ रहे हैं। एक में 2 आते हैं तो 7 में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें यहाँ जानकारी क्या प्राप्त हुई कि भाई S, P, D और F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, S, P, D और F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप लोगों को सीखना था। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं आगे, उसको हम बाद में करते रहेंगे वीडियो को। फिलहाल आप इसे नोट करिएगा तुरंत। इसे हम लोग मिटा देते हैं अब। लास्ट जो हेडिंग है हमारी इस वीडियो की, जो चक्रण क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पिन इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। और इसे हम लोग जैसे हर बार ही लिखते हुए आ रहे थे, रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड। वो वर्ड कौन सा होगा, एस होगा। रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड एस, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर है तो इसलिए हमने इसे एस से प्रदर्शित किया है। अच्छा, इसका प्रतिपादन जो किया था, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि मुख्य क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादन था तो वो बोहर नामक वैज्ञानिक ने किया था। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादन था वो समरफील्ड ने किया था। चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादन था तो वो लैंडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और चौथा जो है, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इसका प्रतिपादन किया था गोल्डस्मिथ। व यहां पे लिखना बहुत ही आवश्यक होगा, सहयोगी। ध्यान से, गोल्डस्मिथ और उनके सहयोगियों ने चक्रण क्वांटम संख्या के ऊपर बात की थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी कक्षक है और कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो मानिए कि यहां कक्षक कितनी है, एक कक्षक बनाई दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये एक कक्षक है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो कक्षक के विषय में फिर से जानकारी देना चाहूंगा कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो घूमने की दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। एक ही दिशा में नहीं घूमते। एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पे दर्शा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो हम लोग इसे कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। इसे कह सकते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब हिंदी में इसे कह सकते हैं, दक्षिणावर्त। और दूसरा अगर हम लेने की कोशिश करें तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें घूमेगा, उल्टा घूमेगा।
कुछ इस तरीके से। इसे हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और इसे हिंदी में अगर हम समझना चाहें तो हिंदी में इसे कहते हैं वामाव्रत दिशा में घूम रहा है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा यह बताया गया कि परमाणु के कक्षक में जो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दिशा क्या होती है, वो किस दिशा में घूमते हैं। तो बताया गया कि एक ही कक्षक में आने वाले दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं, अलग अलग दिशा में चक्रण करते हैं, और वो दिशा कौन सी हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। अच्छा, एक ही परमाणु कक्षक में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक ही कक्षक में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो s के मान जो होते हैं वो दो होते हैं। s का मान एक तो होगा +½ और एक होगा -½ थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो उसे हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ ms और नीचे की तरफ ms। यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं, s मतलब जो है इनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको दर्शा रहा है। तो किसी भी कक्षक में आने वाले दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं, s के जो मान होते हैं वो दो होते हैं, +1/2 और s का -1/2। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं बड़े ध्यान से। तो आज मैंने आपको क्वांटम नंबर से संबंधित कुछ बातें बताई। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों पे आपने ध्यान दिया होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। मेरी आगे आने वाली वीडियो को लगातार पाने के लिए हमारे स्कूल के YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो के लिंक या वीडियो आपको समय रहते हुए प्राप्त हो सकें। आगे आने वाली वीडियो के इंतजार में नमस्कार।